हाय एवरीवन, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे लेंथेनाइडों के निष्कर्षण की, तो उसमें हमने चर्चा की आयन विनिमय रेजिन विधि की, पेपर क्रोमेटोग्राफी की, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। 3 टेक्निक्स को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसी के बाद में जो आपकी नेक्स्ट जो मॉडर्न टेक्निक हैं वो है जिन पे आप चर्चा करेंगे हम आज, विलायक निष्कर्षण विधि और ईडीटीए द्वारा पृथक्करण। इन विधियों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आयन विनिमय, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बाद में जो आपकी नेक्स्ट मेथड है, विधि है, वो है विलायक निष्कर्षण विधि। तो देखिए विलायक निष्कर्षण विधि में किस प्रकार से हम लेंथेनाइडों को पृथक्करण करते हैं। तो देखिए इस विधि में लेंथेनाइडों के मिश्रण को तनु HNO3 में घोलकर विलयन का निर्माण किया जाता है। HNO3 क्या आपका नाइट्रिक अम्ल है ना, किया जाता है। और इस विलयन में निष्कर्षी विलायक के रूप में TBP, जिसका पूरा नाम है ट्राईब्यूटिल फास्फेट, इसका जो है अणुसूत्र होता है C12H27O4P। ये आपसे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। TBP का पूरा नाम लिखो या TBP का जो है अणुसूत्र लिखिए। कई बार इसकी संरचना भी आपसे पूछी जाती है। संरचना के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो देखो विलायक निष्कर्षी विलायक के रूप में TBP को मिलाया जाता है क्योंकि TBP में गैंडोलियम का वितरण गुणांक अधिक होता है, जिससे गैंडोलियम जैसे लेंथेनाइड HNO3 विलयन से विपरीत होकर TBP में चले जाते हैं। इस विधि को हम लगातार दोहराते हैं तथा इस प्रक्रम हेतु हमें सतत प्रवाह उपकरण को काम में लेते हैं। सतत प्रवाह उपकरण क्या होते हैं? देखो, जिनसे अपना जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, जिसके द्वारा हजारों लीटर TBP विलयन प्रवाहित किया जा सकता है और लेंथेनाइडों के मिश्रण से कई किलोग्राम गैंडोलियम पृथक किया जा सकता है। तो ये हुई TBP के द्वारा निष्कर्षण के बाद विलायक निष्कर्षण, क्योंकि यहाँ पर जो आपका विलायक है वही महत्वपूर्ण है। तो देखो जो आपका TBP होता है ट्राईब्यूटिल फास्फेट, इसका अणुसूत्र मैंने आपको बताया C12H27O4P। ये आपको याद रखना है। आप देखो जो इसकी संरचना है वो इस प्रकार से होती है कि फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम होता है। फास्फोरस आपका पेंटावेलेंट होता है क्योंकि ये जो है 5th A वर्ग का सदस्य है। ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड अपने से बना सकता है, ये आप जानते हो और सारणी में समझा चुका हूँ इन सब चीज़ों को। तो देखो 5 बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पर ओवरऑल अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो देखो एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड ये बन गया, एक से ये बन गया, एक से ये बन गया और बचा एक और ऑक्सीजन, उससे डबल बॉन्ड हो गए। ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास कार्बन कितने हैं? 12। तो देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसी प्रकार आपके पास 3 जो है चेन है यहाँ पर। 1 चेन ये हो गए, 2 चेन ये हो गए, तीसरी चेन ये हो गई। हर चेन में 4 कार्बन हैं और उसके बाद कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 में यहाँ देखिए आप, इस कार्बन की मैं बात करूँ तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ गई, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन से जुड़ गई, बची 2 वैलेंसी फ्री। उसको फुलफिल करेगा आपका हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहाँ पर भी CH2, यहाँ भी CH2। अब इस कार्बन को देखो, इसकी वैलेंसी सिर्फ इस कार्बन से एक वैलेंसी जुड़ी हुई है, 3 वैलेंसी फ्री है। तो 3 वैलेंसी किससे जुड़ेगी? हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो यहाँ पर ये CH2, CH2, CH2 एंड CH3। इसी प्रकार जो चेन जिगजैग दिखा रखी है, जहाँ भी कॉर्नर हैं वहाँ पर आपका कार्बन एटम है और उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन है। तो हम इसे इस प्रकार ना लिखकर इस तरीके से भी हम चेन लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी संरचना सूत्र पूछ लिया जाए आपसे, इसका जो है अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो आप इसे निसंदेह बता देंगे। ये हो गई विलायक निष्कर्षण विधि की बात। इसके बाद जो आपका अगला मेथड है वो है EDTA द्वारा पृथक्करण। EDTA का पूरा नाम आप जानते हो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर EDTA द्वारा पृथक्करण कैसे होता है यहाँ हम बात कर लेते हैं इस मेथड में। इस विधि में लेंथेनाइड
जो +3 आयन के होते हैं, Ln का मतलब सारे लेंथेनाइड आ गए। कोई भी आपका यहाँ पर सिंबल होगा लेंथेनाइड सीरीज का, कोई भी परमाणु हो सकता है। तो Ln+3 आयनों युक्त विलयन में किलेटधारी लिगेंडों की पर्याप्त मात्रा मिलाकर विभिन्न लेंथेनाइडों विलयनों के संकुल बनाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न लेंथेनाइडों के विलयनों के संकुल बनाए जाते हैं। जैसे आपका Ln+3 प्लस 3 ADTA-4, एक ADTA पर चार्ज -4 होता है। हमने यहाँ 3 मॉलिक्यूल ADTA के लिए हैं। ठीक है, इसकी क्रिया जब होगी तो यहाँ पर आपका बनेगा Ln ADTA3-। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। किंतु लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लेंथेनाइड आयनों के संकुलों में वृद्धि होती है, अर्थात वे लेंथेनाइड जो आकार में छोटे होते हैं स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं, जबकि बड़े आकार के लेंथेनाइड कम स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है, तो जो अंत में आने वाले लेंथेनाइड हैं वो स्थायी संकुलों का निर्माण करेंगे, जबकि श्रृंखला के प्रारंभ में आने वाले जो लेंथेनाइड हैं वो कम स्थायी संकुलों का निर्माण करेंगे। जब इन संकुलों के विलयन अन्य किलेटधारी लिगेंड जैसे आपका एसिटिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया आदि में डाले जाते हैं तो लेंथेनाइड जो है एसीटेट, सिट्रेट और ऑक्जिलेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इनके अवक्षेप प्राप्त हमें होते हैं और उस अवक्षेप से हम इन्हें पृथक करते हैं। इनमें सबसे पहले बड़े आकार के लेंथेनाइड अवक्षेपित हो जाते हैं तथा बाद में छोटे आकार के लेंथेनाइड अवक्षेपित होते हैं। बड़े आकार के कौन कौन से, जो श्रृंखला के प्रारंभ में आते हैं, जैसे आपका Ln3 ADTA के साथ में अपन ने यहाँ पर रिएक्शन कराई और इसके बाद जो आपका बनेगा वो बनेगा Ln ADTA3 होल थ्राइज, और ये आपका क्या है Ln+3 में है, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, और यहाँ पर आपका इस पर चार्ज माइनस चार्ज होगा। जब इसकी क्रिया हम किसी भी एसिड से कराते हैं, यहाँ हम एसिड भी ले सकते हैं, देखो एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, इन में से कोई भी एसिड हम यहाँ इसमें पुट करते हैं इस अभिक्रिया में, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। इसमें यहाँ पर ADTA को रिप्लेस कर दिया जाएगा और Ln CH3COO- और ये 3, तो यहाँ पर 3 एसिड मॉलिक्यूल द्वारा 3 ADTA मॉलिक्यूल को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइडों के पृथक्करण के बाद में कि अब तक तो हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उन मेथड्स में लेंथेनाइडों को हमने पृथक किया है, लेकिन उस पृथक्करण के बाद में हम उन लेंथेनाइडों को जो है शुद्ध अवस्था में प्राप्त करेंगे। तो शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त होंगे, तो उसके बाद अगला टॉपिक है आपका लेंथेनाइडों का शुद्धिकरण या प्योरीफिकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो देखो उपर्युक्त किसी भी विधि से प्राप्त होने वाले लेंथेनाइडों की शुद्धता को बढ़ाने के लिए इसका या इनका विद्युत अपघटन कराया जाता है। इस प्रक्रम में सबसे पहले प्राप्त लेंथेनाइडों का KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ पिघलाया जाता है। जो भी लेंथेनाइड में प्राप्त हुए हैं उपरोक्त कोई सी भी विधि हो, चाहे वो आयन विनिमय विधि हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो, विलायक निष्कर्षण विधि हो या ADTA द्वारा प्राप्त लेंथेनाइड्स हो। अब उन लेंथेनाइड्स को हम प्योरीफाई करेंगे, तो उन लेंथेनाइड्स को हम प्राप्त करके KCl के साथ पिघलाया जाता है। इसके पश्चात शुद्ध धातु का कैथोड बनाकर विद्युत अपघटन कराया जाता है, जिससे कि मिश्रण में उपस्थित लेंथेनाइड पृथक होकर शुद्ध धातु कैथोड पर ही जमा हो जाते हैं, है ना। तो शुद्ध कैथोड जो आपका है, शुद्ध धातु का कैथोड उस पर जमा हो जाते हैं और वहाँ से हम उन्हें अच्छी प्योरिटी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गए इनके शुद्धिकरण की बात। ठीक है, अब इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीरियम 4 आयन के यौगिक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कई बार आपसे यहाँ पर छोटे क्वेश्चंस में 5 नंबर के क्वेश्चंस में और 10 नंबर तक के क्वेश्चन में इसको पूछा गया है। सीरियम +4 आयन के यौगिक।
तो देखो लेंथेनाइडों द्वारा सामान्यतः +3 अवस्था में हेलाइडों, नाइट्राइटों, सल्फेटों, ऑक्साइड व कार्बोनेट, फास्फेट आदि लवणों का निर्माण किया जाता है, किंतु रासायनिक अध्ययन की दृष्टि से सीरियम +4 अवस्था में बनाए गए यौगिक महत्वपूर्ण हैं, जिनकी व्याख्या हम निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं, निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो देखो सीरियम +4 द्वारा बनाए गए जो यौगिक हैं जो बहुत स्टेबल भी हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका सेरिक ऑक्साइड या सीरियम ऑक्साइड, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। तो देखो सीरियम ऑक्साइड का तापीय अपघटन करने पर सेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा यह अत्यधिक अक्रिय होता है। अक्रिय का मतलब जो है क्रिया नहीं करता है या बिल्कुल इनर्ट हम कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं बहुत लोअर रिएक्टिविटीज़ की होती है। सेरिक ऑक्साइड अम्ल व क्षारों से कोई क्रिया नहीं करता है। आप सेरिक ऑक्साइड को किसी भी अम्ल या क्षार से क्रिया कराओगे तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। जैसे आपका ये सीरियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर जब इसको हमने हीट किया तो आपका बनेगा सेरिक ऑक्साइड और +2H2O मॉलिक्यूल यहाँ से आपके निकलेंगे जब इसके विक्रिया आप इससे कराओगे, सॉरी इसको हीट करोगे तब। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है सेरिक सल्फेट। एक तो सेरिक ऑक्साइड आपका हो गया, दूसरा है सेरिक सल्फेट CeSO4 का होल ट्वाइस। सेरिक सल्फेट जो है सेरिक हाइड्रोक्साइड को सांद्र H2SO4 से अभिकृत कराने पर सेरिक सल्फेट का निर्माण होता है आपका सेरिक हाइड्रोक्साइड। जब इसकी क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं H2SO4 से तो, और इसको जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है सेरिक सल्फेट सीरियम SO4 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ से रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें 4H2O मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। सेरिक सल्फेट जो है हल्के पीले रंग के क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है और यह जल में आसानी से विलय हो जाता है। अतः इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अनुमापक के रूप में किया जाता है। यह निम्न 2 प्रकार के दिक् लवणों द्वारा बनाया जा सकता है। कौन कौन से लवण हैं उनको हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो दिक् लवण है वो सीरियम सल्फेट 2K2SO4.2H2O, इसको बोलते हैं हम पूरे दिक् लवण को सेरिक पोटेशियम सल्फेट। इससे हम सेरिक सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा दिक् लवण इसका सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो देखो सेरिक CeSO4 का होल ट्वाइस .2 NH4 का होल ट्वाइस SO4.2H2O सेरिक अमोनियम सल्फेट। इन दोनों के आपसे कई बार फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, सेरिक पोटेशियम सल्फेट के और सेरिक अमोनियम सल्फेट के। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार दर्शाता है। कौन? सेरिक सल्फेट आपका। सेरिक अमोनियम सल्फेट का प्रयोग रेडॉक्स अनुमापनों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेरिक अमोनियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप इसका आंसर कर दोगे रेडॉक्स अनुमापनों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो अब सेरिक सल्फेट के बाद में है आपका अगला वो है सेरिक हैलाइड। सीरियम हैलाइडों से क्रिया करके सेरिक हैलाइड बनाता है। सीरियम +4 के हैलाइडों में ब्रोमाइड तथा आयोडाइड अभी तक ज्ञात नहीं है। ब्रोमाइड और आयोडाइड ज्ञात नहीं है। अच्छा, इसके बाद सीरियम के क्लोराइड यौगिक ज्ञात हैं परंतु इन्हें या इसे शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जा सका है। ठीक है। सेरिक हाइड्रोक्साइड की हैलोजन अम्लों से क्रिया करवाने पर सेरिक हैलाइड बनते हैं। किसकी क्रिया हम कराएंगे? हैलाइडों से। सेरिक हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? हैलोजन अम्लों से कराएंगे या HX से कराएंगे, हैलो अम्लों से। तो हमें सेरिक हैलाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर सीरियम हाइड्रोक्साइड 4HX हमने यूज किया तो यहाँ पर CeX4 मिलेगा, जिसमें CeX4 में हमें ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं मिलेंगे। क्लोराइड यहाँ मिल सकते हैं, फ्लोराइड हमें यहाँ मिल सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें भी शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो देखिए आगे पॉइंट जो है अपना
और यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा आपका 4H2O। तो देखिए यहाँ पर सीरियम के फ्लोराइड CeF4 बनाया जा चुका है। जब जल योजित शेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया HF से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में जल योजित सीरिक फ्लोराइड प्राप्त होता है। अब ये भी मैंने आपसे कहा कि इसके क्लोराइड और फ्लोराइड बनते हैं, इससे क्रिया करता है। यहाँ पर देखो सीरियम ऑक्साइड की क्रिया, सीरियम ऑक्साइड की क्रिया जो जल योजित है 2H2 इसके साथ में है। इसकी क्रिया हम जब हाइड्रोफ्यूरान से कराते हैं, ये HF क्या है, हाइड्रोफ्यूरान। तो इसकी क्रिया के बाद हमें मिलता है इसका जल योजित हैलाइड सेरिक फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड प्लस 4H2 हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। आगे हम चलते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया से प्राप्त जलयोजित लवण को फ्लोरीन की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री ताप पर गर्म करने पर हमें निर्जल सेरिक फ्लोराइड प्राप्त होता है। जो यहाँ पर हमें जलयोजित सेरियम टेट्राफ्लोराइड प्राप्त हुआ, इसको हम यदि फ्लोरीन की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, और उससे अधिक ताप पर हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर जो है वेपर बन के निकल जाएगा और हमें जो है निर्जल सेरिक फ्लोराइड प्राप्त होगा। तो देखो आपका जलयोजित आपका सेरिक टेट्राफ्लोराइड है, इसको हमने फ्लोरीन की उपस्थिति में गर्म किया 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें शुद्ध और शुष्क सेरिक टेट्राफ्लोराइड प्राप्त होगा प्लस H2O यहाँ पर वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद बात आती है जो है सीरियम +4 आयनों के अनुप्रयोग या इनके क्या क्या उपयोग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो देखो यहाँ पर बेटा पहला उपयोग है, सेरिक ऑक्साइड अक्सीकारक के समान व्यवहार करता है। यह प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड CHO तथा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित कर देता है। तो पहला उपयोग क्या हो गया इसका, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीकरण करता है, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल को ROH को जो है CHO में बदल देता है, एल्डिहाइड में बदल देता है, और एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है ईंटों के निर्माण में किया जाता है, जो भट्टियां बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा इसका जो है उपयोग है वो है इसके यौगिक प्रयोगशाला में अनुमापक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। यह जल में आसानी से घुल जाते हैं और इनके जलीय विलयन पर्याप्त रूप से स्थायी होते हैं। इनके जलीय विलयन का रंग हल्का होने के कारण पाठ्यांक लेते समय कोई परेशानी नहीं होती है। यह प्रबल ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करते हैं, जिससे अनुमापन की क्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है। और यहाँ यह आपके जो है यूनिट 4 कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, और आज की क्लास में इतना ही। पूरे लेंथेनाइड वाले पार्ट को आप पढ़िएगा। इसके बाद अपना एक्टिनाइड वाला जो पार्ट है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।